नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को तीसरा ब्रॉन्ज मेडल जिताया है। स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में यह पदक अपने नाम किया। इस दौरान स्वप्निल कुसाले ने इतिहास रचा और वह 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। फाइनल में उन्होंने 451.4 पॉइंट्स के साथ ब्रॉन्ज मेडल को अपने नाम किया। चीन के लिए युकान ने 463.6 पॉइंट के साथ गोल्ड जीता, जबकि यूक्रेन के शूटर शेरी कुलिश ने 461.3 अंक के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इनसे पहले शूटर मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत के पदक का खाता खोला। वहीं आज स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर पुरुष राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता और उन्हें ओलंपिक डेब्यू में पदक अपने नाम कर इतिहास रचा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच सब कैटेगरी बना सकती हैं। इस फैसले से उन जातियों और जनजातियों को लाभ होगा जो विशेष रूप से जरूरतमंद है और जिन्हें आरक्षण के तहत अधिक फायदा मिलेगा। 7 जजों की बेंच ने इस निर्णय में 2004 के ईवी चिन्नैया मामले में दिए गए 5 जजों के फैसले को पलट दिया है। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जातियों और जनजातियों के अंदर सब कैटेगरी बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन अब इस नए फैसले ने उस पुराने निर्णय को बदल दिया है और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बीच सब कैटेगरी बनाने को मंजूरी दे दी गई है। केरल में हुई लैंडस्लाइड की वजह से 173 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इस त्रासदी का मुद्दा देश के दोनों सदनों में उठा। केरल में 2 दिनों के लिए राजकीय शोक की घोषणा की गई। आज भी वहां राहत बचाव कार्य जारी है। प्रभावित इलाकों में डॉक्टरों की टीम मौजूद है जो घायलों का इलाज कर रही है। वहीं आज वायनाड का दौरा करने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वहां पहुंचे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज पहले कन्नूर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने भूस्खलन से प्रभावित केरल के वायनाड का दौरा किया। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आज वायनाड पहुंचकर आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों के लिए भारी मुआवजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार से अपील करने की बात कही। उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों को आश्वासन दिया कि वे इस त्रासदी का मुद्दा देश के सदन में उठाएंगे। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में तबाही मचाने वाली बारिश हुई। प्रदेश के बागी, मलाना, थलटू खोड़ और समेच में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। कई मकान, स्कूल और अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बादल फटने से 50 से अधिक लोग अभी लापता हैं और अब तक 4 शव बरामद हुए हैं। करीब 4 पुल और 15 घर क्षतिग्रस्त हुए। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के आंकड़ों के अनुसार कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और उन्होंने लोगों से इस दौरान एहतियात बरतने और नदी नालों के करीब न जाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल को मजबूत किया गया है और प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से 7 लोगों की मौत हो गई। कल से दिल्ली एनसीआर में हुई भारी बारिश के कारण शहर के अधिकांश हिस्से जलमग्न हो गए और यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया, जिससे लोग घंटों तक फंसे रहे। मूसलाधार बारिश के कारण 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 दिल्ली में, 3 गुरुग्राम में और 2 ग्रेटर नोएडा में मारे गए। दिल्ली में एक महिला और उसका बच्चा पानी से भरे नाले में फिसलकर डूब गए। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद हाईटेंशन तार के संपर्क में आने से करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा में दादरी इलाके में दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण दिल्ली एनसीआर के कई प्रमुख हिस्से जलमग्न हो गए, जिससे अंडरपास में पानी भर गया। लुधियाना, दिल्ली और नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद की ओर जाने वाले इलाकों में यातायात खासा अस्त व्यस्त रहा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी दिल्ली जैसा हादसा हो गया। विश्वकर्मा इलाके में सड़क किनारे बने एक बेसमेंट में बारिश का पानी भर गया, जिससे डूबने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम ने एक व्यक्ति को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया और पूरे इलाके में पानी भर गया, जिस कारण लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश के कारण कुछ जगहों से मकानों के ढहने की खबरें सामने आई हैं, जबकि कुछ जगहों पर सड़कें धंस गई। जयपुर में तेज बारिश का असर देखने को मिला। बरसात का पानी अस्पताल में भरने की सूचना भी मिली। रात भर चली बारिश के कारण अस्पताल में फॉल सीलिंग गिर गई और नॉर्थ और साउथ विंग के बेसमेंट में पानी भर गया। राजस्थान में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर में जगह जगह पानी भर गया है और सड़कों में बड़े खड्डे हो गए हैं। यातायात प्रभावित है, जबकि विश्वकर्मा इलाके में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। अदालत के इस बड़े फैसले के बाद अब इस केस का ट्रायल शुरू होगा। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर तोड़कर
यहाँ शाही ईदगाह का निर्माण करवाया गया है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन के फैसले से हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है। ये मुकदमे शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाकर जमीन का कब्जा देने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग को लेकर दायर किए गए थे। पूरा विवाद मुगल सम्राट औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है। इसका निर्माण भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर बने मंदिर को कथित तौर पर ध्वस्त करने के बाद किया गया और अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि मालिकाना हक को लेकर हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं, इन पर सुनवाई जारी रहेगी। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया और हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब इस विवाद से जुड़े मामलों में ट्रायल शुरू होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन है। सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्ष का भारी हंगामा भी हुआ। वहीं आज सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई, साथ ही अन्य विधायी कार्य भी किए गए। वहीं आज विपक्ष ने भी सरकार को घेरते हुए सदन में कई मुद्दे उठाए। प्रश्नकाल से लेकर प्रश्नों के जवाब भी सदन में दिए जा रहे थे और वहीं सदन में आज भारी हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई चली। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 12,909 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया है और इस बजट में सर्वाधिक आवंटन औद्योगिक विकास के लिए है। आज मानसून सत्र के चौथे दिन अनुपूरक बजट की अनुदान मांगों पर भी चर्चा की गई। अनुपूरक बजट की चर्चा के बाद पास कराने की कार्रवाई चली। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र अगस्त के अंतिम सप्ताह में हो सकता है। कैबिनेट की 5 अगस्त को होने वाली बैठक में ये निर्णय हो जाएगा। बोल रहे कि मानसून सत्र इस बार काफी हंगामेदार रहेगा, चूंकि विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से नायब सरकार अभी भी अल्पमत में है और पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा नायब सरकार को बर्खास्त करके विधानसभा चुनाव करवाने की मांग को लेकर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को मांग पत्र भी दे चुके हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा तमिलनाडु के तंजावुर, त्रिची और मयिलादुथुराई समेत कई जगह पर छापेमारी की गई और सूत्रों के अनुसार एजेंसी ने तिरुवरुप के मुथुपेट में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई से जुड़े राज मोहम्मद के आवास पर रेड डाली। वहीं नवाजुद्दीन जो ऑटो रिक्शा चलाता है उसके आवास पर भी एनआई पहुंची है। नवाजुद्दीन का एक कनेक्शन भी पीएफआई से जुड़ा हुआ है और इसके अलावा आमिर बादशाह और एसडीपीआई से जुड़े सिद्दीक के घर पर छापेमारी चल रही है और सूत्रों के अनुसार एनआईए जानना चाहते हैं कि क्या यहां पीएफआई से जुड़ी कोई गैर कानूनी गतिविधि चल रही थी। मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षाकर्मियों के साथ एनआईए के अधिकारियों ने आज यहां तलाशी अभियान जारी रखा। 2023 में एजेंसी ने पीएफआई से जुड़े कई लोगों के आवास पर छापेमारी की थी, जिसमें कई दस्तावेज जांच के दौरान मिले थे। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।